आपको विशेष आशीर्वाद? भगवान का आशीर्वाद तो है। तो तलवार जरा देखें और आप मुझे भी सिखाइए कि आप इसको कैसे करते हैं। ये मैं वैसे समझ सकता हूँ कि ये इंटरव्यू का हिस्सा नहीं होना चाहिए। नहीं। ये मैं अपने सहज भाव के लिए, हमारे अपनी परंपरा के लिए, दशहरा आने वाला है, नवरात्रि मनेगी, तो उसका आनंद है। आपको सीखना जरूर निकालिए। इसकी स्टेप है, अगर आप स्टेप समझेंगे तो ठीक है, अदरवाइज घुमाने के लिए। अच्छा, ऐसे तो आप जो यात्रा चलती है उसमें भी ये करते हैं? वो तो हर युवा के मन में रहता है कि बाबा की सेवा करना है, और ये शस्त्र से हमारा अनुशासन भी आता है, अपनी स्वस्थता भी आती है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिकता का निवास होता है। मैंने सुना आप दोनों हाथ से करते हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप दोनों हाथ से खुद ही इसको। हथियार तो हथियार है। धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग अगले हिस्से के लिए चलते हैं। हम लोग बात जिस हिंदुत्व की छवि पर हो रही थी सीएम साहब आपसे, उसी का एक्सटेंशन इसे माने नहीं सेवा, और अब जितने हम मुख्यमंत्रियों के आवाज जाते हैं सब हमारी तो सुबह शुरुआत इसी से होती है। आप बताइए किसी यादव बंधु के जाएगी तो वो तो बचपन से गोपाल है। हम तो जन्मजात गोपाल है, हमको कोई अगर इस रूप में देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी जी। तो ये उज्जैन में भी था, आपके परिवार के और लोग रहते नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल था ना। परिवार के और लोग नहीं रहते हैं आवास पर? कोई नहीं। क्यों? मेरा अपना स्वभाव है शुरू से, परिवार वाले अपने परिवार में रहे। बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है भोपाल में, मेडिकल कॉलेज में। और बाकी परिवार? एक बेटी वो अपना ससुराल में रहती है, हॉस्पिटल चलाती है। एक बेटा अपनी मम्मी के साथ रहता है परिवार में। तो गौ सेवा के बाद अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जब 29 सीटें, देखिए छिंदवाड़ा के दशक से बीजेपी हथिया नहीं पा रही थी, प्रधानमंत्री का फोन आया या आप मिले? क्योंकि बड़े राज्यों में, सिर्फ एमपी में आपने इस बार क्लीन स्वीप किया है। देखिए, माननीय मोदी जी का तो आशीर्वाद है ही है। उन्होंने तो बिल्कुल अत्यंत प्रसन्नता के साथ हमारे इस रिजल्ट का स्वागत किया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वो स्वयं छिंदवाड़ा में रात रुके थे। उनका पूरा मार्गदर्शन, और चुनाव की घोषणा होने के पहले से हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे प्रदेश संगठन के सारे पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ मंत्री, सबने मिलकर प्लान बनाया था कि अब की बार सारी की सारी सीटें जीतना है। और सामूहिकता का हम लोग विश्वास करते हैं, उस नाते से हमने अलग अलग एक मंत्री को 6 लोकसभा सीटें दी गई थी। उनका अपना क्लस्टर था, और उस क्लस्टर में उनने सबने भी चिंता की। बाकी सामूहिकता का जो लाभ मिलता है उसका पूरा आनंद हम सबको मिला, ये हम जानते हैं। ये जो तलवारबाजी हमने की, ये जो तलवारें कांग्रेस ने खींची हुई थी आपस में, उसका फायदा आपको मिल गया क्या? क्योंकि लोग ये मानते हैं, देखिए ज्योतिरादित्य जी को तो आप पहले ही इधर खींच रहे थे, उधर बचे कौन कौन? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, ये आपस में भी कुछ मामला इनका सेट नहीं हो रहा था, इस वजह से आपको फायदा मिल गया? मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ। हमारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत भी है, जनता के बीच में किए हुए काम है, और सुशासन की जो मिसाल हमारे बीच में आई, कोविड के कठिन काल में भी सरकार ने जो काम किया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी काम और हमारे द्वारा बढ़ाए गए काम, इन कामों से जनता का विश्वास बना हुआ था। माननीय मोदी जी चूंकि खुद प्रधानमंत्री के दावेदार है, तो बच्चा मोदी जी को और उनकी सरकार को दोबारा देखना चाहता था। और यही कारण है कि हमारे कोई भी सीट 40-50 हजार से कम तो जीते नहीं। जीते में अधिकतम 12 लाख से 8 लाख से 5 लाख से 6 लाख से, एवरेज सारी सीटें 5 लाख के अगर वोट में आई है, तो ये इसको आप किसी कांग्रेस की फुट टेबल तो नहीं देख सकते। ये हमारी सामूहिकता और जनता का भरोसा है और मोदी जी पे विश्वास। अगला प्रश्न यह है कि आप मोहन यादव जी हैं, अब आपने खुद ही इसका जिक्र किया है। सुल्तानपुर, अगर मैं सही हूं तो आपकी ससुराल है जी, मूल सुल्तानपुर। तो आप उत्तर प्रदेश के दामाद हैं, प्रचार करने आप उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, तो बीजेपी आपको दोनों तरफ से इस्तेमाल करिए। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर आप प्रचार कर रहे हैं। मेरा इतना निवेदन है, बीजेपी किसी को कोई इस्तेमाल नहीं करती। बीजेपी एक अखिल भारतीय पार्टी है, वो चुनाव अखिल भारतीय स्तर पे हो रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब मैं आज मुख्यमंत्री बना तो उत्तर प्रदेश गया, ऐसा नहीं। जब मैं मंत्री था तब भी उत्तर प्रदेश प्रचार करने गया, जब मैं विधायक था तब भी गया, जब मैं टूरिज्म चेयरमैन या यूडीए चेयरमैन था तब भी गया। ये प्रश्न मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर हम भाजपा के कार्यकर्ता है, और हमारी विचारधारा को लेकर के, पार्टी की विजय को लेकर के अगर हम अपनी बात करने जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जाना ही चाहिए। इसमें गलत क्या है? तो अब खाने पर चर्चा हो रही है, तो पहला प्रश्न आपसे करके देखिए, कमलनाथ तो नहीं आए, लेकिन आप छिंदवाड़ा ले आए। देखिए, हमको छिंदवाड़ा जीतना था। यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में हमने संकल्प लिया था कि हर हालत में 29 की 29 सीटें जीतेंगे। छिंदवाड़ा हमारी चुनौती थी। आजादी के बाद से लेकर के आपातकाल में जब सारी सीटें जीती, तब भी छिंदवाड़ा हम नहीं जीते थे। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोई आए ना आए, लेकिन छिंदवाड़ा हमारे पास आ गया। चलिए, भोजन के सामने हम बैठे हैं, तरह तरह के पकवान है, लेकिन एक बार चूंकि आप हिंदुत्व की, धर्म की बात करते हैं, और तिरुपति में जो प्रसाद वाले लड्डू हैं उसको लेकर विवाद चल रहा है। जो पहली रिपोर्ट आई उसमें 3-4 चीजें उसमें बताई जा रही हैं कि चाहे वो बीफ से रिलेटेड वहां पर गाय का हो, घी में अडल्ट्रेशन की बात आ रही है, लाड है, और भी चीजें हैं, फिश ऑयल भी। आपका इस पर क्या मानना है? आपकी क्या राय है? देखिए, ये अब चूंकि जांच के लिए भेजा जा चुका है,
और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात को कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। हमारे वहाँ के अभी के सीएम माननीय चंद्रबाबू नायडू जी ने भी कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और ये पूर्ववर्ती सरकार के समय का घटनाक्रम है। तो मुझे लगता है कि जांच होना चाहिए, जांच की रिपोर्ट का इंतजार भी करना चाहिए, लेकिन अगर ये सही है तो बहुत गलत बात है। लेकिन मैं अपने बाबा महाकाल के उज्जैन की बताना चाहूँगा, पूरे देश में सबसे शुद्ध प्रसाद का प्रमाण हमारे महाकाल में मिला है। आइए खाते हुए चर्चा करते हैं। आपसे अगला प्रश्न मेरा होगा आने वाले समय को लेकर। देखिए, अब बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा ही चुनाव मोड में रहते हैं, तो कुछ बड़े बड़े मुद्दे जो देश के हैं उस पर मैं आपकी राय जानना चाह रही थी। मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, क्या ये मुमकिन है? अब विपक्ष का कहना है कि ये अव्यावहारिक है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि अव्यावहारिक है, ये देश में हो ही नहीं सकता है। किसी सरकार का 24 में चुनाव, किसी का 25 में, 26 में, 27 में। सरकार बनी तब तक लगातार ये स्थिति थी कि एक साथ चुनाव होते थे। इंदिरा गांधी जी के बाद ये परंपरा बदली और उन्होंने इस परंपरा का दुरुपयोग भी किया है। 77 के बाद जब वो आईटी की बात आती है, तो जब लोकसभा का चुनाव मिड सेशन हुआ और उन्होंने चुनी हुई सरकार गिराई, 90 में भी यही हुआ, 93 में भी यही हुआ। तो कांग्रेस को ये चाहिए, कांग्रेस का ये अपना तरीका रहा है कि वो जो कर दे, उनके जो मुफीद हो वो सब देश के लिए सही है, बाकी सब गलत है। आप चाहते हैं एक देश एक चुनाव? क्यों नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, लेकिन संसद से कैसे निकालेंगे? क्यों नहीं सब होगा? माननीय मोदी जी है तो मुमकिन है। अभी नायडू जी की बात हो रही थी, चंद्रबाबू नायडू इस पर हामी नहीं भर रहे, नीतीश बाबू ने भर दिया। मैंने क्या कहा कि अभी देखते रहिए आगे क्या होता है। माननीय मोदी जी ने कहा है, कैबिनेट में हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ बहुत उचित हुआ है। राहुल गांधी पर आते हैं, आप उनको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? राहुल गांधी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक बीजेपी को घेर रहे हैं, और जब वो जम्मू कश्मीर में थे उन्होंने कहा ये लोग डर फैलाते हैं। विदेश गए तो उन्होंने कहा कि चुटकियों में नतीजा आते, जब 240 सीट पर बीजेपी सिमट गई तो चुटकियों में लोगों के मन से भय हट गया। राहुल गांधी जी भी जानते हैं इस बात को, किसका भय हट गया और किसको भय लग गया है। हम राहुल गांधी जी जब से 2014 के समय से कैंपेन कर रहे हैं, लगातार मोदी जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, और उनके बोलने से उससे असर क्या हुआ? एक अच्छी खासी चली हुई कांग्रेस की सरकार, उनके नेतृत्व में, उनके परिवार के नेतृत्व में अपने सत्ता होती है और 15 साल तक भी वापस वो मुकाम नहीं पाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? वो आप केवल अपनी छटपटाहट बता रहे हैं, ना वो 14 में रोक पाए, ना 19 में रोक पाए, ना 23 में रोक पाए, और रोक भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब अभी जो लड़ाई छिड़ी है वो इस बात को लेकर कि आपके कुछ मंत्री, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, 2-3 विधायक, एक पूर्व विधायक, सब अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे ये तो बोलता कोई, शुरुआत किसने की थी? कैसी गंदी बात बोली थी सोनिया गांधी जी ने? क्या बोले थे प्रियंका गांधी जी? या तो मोदी जी को कितनी गालियां दी, क्या क्या नहीं बोला गया था। ये तो मोदी जी का अपना विराट व्यक्तित्व है और वो लोकतंत्र के पक्षधर है, इसलिए उन सारी बातों को, जैसे मैं तो महाकाल की नगरी का हूँ, जैसे भगवान ने अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में विष को पचा लिया, उसको नीचे नहीं जाने दिया। ये राजनीति कितनी रफ्तीली राह हो गई, और वो बोले तो सही और दूसरा बोले तो गलत। वापस अब यहाँ के नेताओं पर आते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। यहाँ पर आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज आने वाले वक्त में? जीतू पटवारी एक उभरते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, दिग्विजय सिंह लगातार एक्टिव है। क्या आने वाले वक्त में, और आपका जो व्यक्तित्व है बहुत आक्रामक लगता नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर आप टिके रहते हैं, आपको लगता है कि इसी से मेरी नैया पार लगेगी? देखिए, मैं कोई हिंदुत्व की बात में अपमान भी महसूस नहीं करता, लेकिन हिंदुत्व की बात को लागू करके भी सरकार नहीं चला रहा। हमको इसको समझना पड़ेगा, हम कानून सम्मत सरकार चला रहे हैं और जो कानून के दायरे में उसका पालन कराने की जवाबदारी हमारी है। और इसी नाते से आपने देखा होगा, पहले दिन से हमारी सरकार जब से